हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 का कुछ चीज़ें बच गई थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पादप रोग प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। मैंने स्केप तक डिजीज़ तक फाइलोडी मैंने बता दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के सिम्टम्स बता दिए थे चैप्टर नंबर 5 में। उसके आगे चैप्टर नंबर हमारा जो चलता है उसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या अर्थ होता है, किस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो प्रिंसिपल किस तरीके से काम करते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभिन्न रोगजनों के द्वारा उत्पन्न पादप रोगों का किफ़ायती नियंत्रण करना, यानी कि जनरल आप मैनेज प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं जनरल। तो यहाँ पे पादप रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न पादप रोगों का किफ़ायती इकोनॉमिक नियंत्रण करना। इकोनॉमिक नियंत्रण करने का मतलब हो गया पादप रोग विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य हैं। यानी कि हम इस तरीके से बात करें कि कोई भी रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न पादप रोगों का हम किस तरीके से किफ़ायती इकोनॉमिक दृष्टि से, सामान्य हम बात करें प्रकृति के इकोनॉमी सिस्टम, जैविक घटकों को देखते हुए हमारे को इकोसिस्टम को हानि नहीं पहुंचानी है, हमें इकोनॉमिक रूप से किफ़ायती नियंत्रण करना है, वो मैनेजमेंट करना है। उस मैनेजमेंट के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं, कुछ मैनेजमेंट के जनरल उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 5 उद्देश्य हैं। पहले उन जनरल प्रिंसिपल के किफ़ायती किस तरीके से हम उसका बहुत शानदार तरीके से हम किसी भी डिजीज़ का पर्टिकुलर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये हमारे को देखना है। तो किफ़ायती नियंत्रण करना पादप रोग विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि डिजीज मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य, डिजीज मैनेजमेंट का मुख्य प्रिंसिपल हम जो बात करेंगे, एक किफ़ायती उसका मैनेजमेंट करना। और उसमें क्या क्या करना होता है? रोगों को उत्पन्न होने से रोकना, 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 रोग फैलाने वाले रोगजनक के भागों की संख्या को कम करना। यानी कि कहने का मतलब, रोग फैलाने वाले रोगजनक के भागों को, इनोकुलम की संख्या को कम करना। किसको कम करना? इनोकुलम की संख्या को कम करना। यानी कि किसको कम करना? इनोकुलम की संख्या को कम करना। इनोकुलम की संख्या को कम करना तथा रोगों द्वारा होने वाले नुकसान को कम करना। रोगों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम करना, रोगों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम करना वाले सभी रोकथाम के उपायों को, वाले सभी रोकथाम के उपायों को हम बात करें, रोकथाम के उपायों को, रोकथाम के उपायों को रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज कंट्रोल मेजर्स कहते के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न पादप रोगों का किफ़ायती नियंत्रण करना, किफ़ायती नियंत्रण करना। और उस किफ़ायती नियंत्रण के लिए पादप रोग विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है रोगों को उत्पन्न होने से रोकना। जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनको रोग उत्पन्न होने से क्या करना है? रोकना है। रोग फैलाने वाले रोगजनक के भागों की संख्या को कम करना। जो भी प्राइमरी सेकेंडरी इनोकुलम होते हैं, रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं, उनकी संख्या में कमी लाना, उनको कम करना।
तथा रोगों द्वारा होने वाले नुकसान को कम करना। रोगों के द्वारा होने वाले नुकसान को, रोगों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम करना वाले सभी रोकथाम के उपायों को रोग नियंत्रण उपायों, डिजीज कंट्रोल मेजर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डिजीज कंट्रोल मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन नियंत्रण, अब देखो यहां पर मेजर, डिजीज कंट्रोल मेजर तो यानी कि उनके उपायों को नियंत्रण करना, रोग कारकों को रोकना, ये नियंत्रण सारे जितने भी मैनेजमेंट आते हैं, मैनेजमेंट नियंत्रण के। अब कंट्रोल अलग शब्द होता है, यानी कि कंट्रोल शब्द का अंतिम स्थिति का भाव उत्पन्न करता है। यानी कि हम मैनेजमेंट अलग चीज होती हैं, कंट्रोल अलग चीज होती हैं। मैनेजमेंट तो जिस तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए अपनाया जाता है मैनेजमेंट, भाई अंतिम स्थिति जिस समय पूरी रोग उत्पन्न हो रहे हैं, रोग कारक पूरे रूप मुख्य रूप से क्या हो जाए, मुख्य रूप से नियंत्रण हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल शब्द का यूज कर सकते हैं। हम किस शब्द का यूज कर सकते हैं? हम ऐसी शब्द स्थिति में कंट्रोल शब्द का भाव उत्पन्न होता है। किसका भाव उत्पन्न होता है? कंट्रोल शब्द का भाव उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे किसी समस्या का अंत हो गया, पर्टिकुलर किसी बीमारी का अंत हो गया, किसी डिजीज का अंत हो गया, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल। लेकिन किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अपनाई गई विधियां, प्रिंसिपल, रोग कारकों की पहचान करना, उनकी स्प्रेडिंग का नियंत्रण करना, उनको दूसरे क्षेत्र से नए क्षेत्र में आने से रोकना, ये मेजरमेंट हैं। लेकिन अंतिम स्थिति में एक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम कंट्रोल कहते हैं। और वो अंतिम स्थिति का भाव उत्पन्न होता है जैसे कि किसी समस्या का अंत हो जाना, किसी समस्या का क्या हो जाना? अंत हो जाना। और जब किसी समस्या का अंत हो जाता है तो हम उसके लिए ऐसे कह देते हैं ये डिजीज कंट्रोल हो गई, ये डिजीज क्या हो गई है? ये कंट्रोल डिजीज हो गई हैं। जबकि वास्तव में पादप रोग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाते। रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल शब्द के स्थान पर रोग प्रबंध शब्द का प्रयोग करना वास्तव में उपयुक्त और तर्कसंगत होता है। यानी कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि डिजीज को हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि डिजीज का कंट्रोल हो गया, जबकि हम ये कह सकते हैं कि डिजीज का कंट्रोल नहीं होगा, डिजीज का मैनेजमेंट एक अच्छी है। क्योंकि मैनेजमेंट हो सकता है, कभी भी रोग समाप्त नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। और जो चीज पूर्ण रूप से समाप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिजीज कंट्रोल, जबकि रोग कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो यहां पर डिजीज कंट्रोल शब्द के स्थान पर रोग प्रबंध, डिजीज मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त और तर्कसंगत लगता है। उपयुक्त और कैसा लगता है? तर्कसंगत। इसके बाद में दूसरी ओर हम बात करें, दूसरी ओर मैनेजमेंट शब्द का एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया की धारणा को, एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया की धारणा को प्रतिपादित करता है। किसको प्रतिपादित करता है? नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया की धारणा को। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की धारणा को, नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया की धारणा को प्रतिपादित करता है। क्या करता है? प्रतिपादित करता है। प्रबंध केवल रोगजनकों के उन्मूलन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यानी कि हम प्रबंध के बारे में बात करें तो प्रबंध केवल रोगजनकों के उन्मूलन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अपितु रोगों के द्वारा होने वाली क्षति को कम करने और उसको एक आर्थिक हानि स्थिति, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे रखने पर, इस स्तर पर ऊपर रोग के उत्पन्न होने को कम करने में। यानी कि कहने का मतलब है, दूसरी ओर प्रबंध मैनेजमेंट शब्द को एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया की धारणा को प्रतिपादित करता है कि एक नियंत्रण चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसकी धारणा को यह क्या करता है? प्रतिपादित करता है। प्रबंध केवल रोगजनकों के उन्मूलन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। प्रबंध जो होता है
रोग जनोगों के उन्मूलन के सिद्धांत पर क्या नहीं है, आधारित नहीं है, अपितु रोगों के द्वारा होने वाली क्षति को, रोगों के द्वारा होने वाली क्षति को कम करने का, होने वाली क्षति को कम करने का, या इसको एक आर्थिक स्तर से इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे रखने, या इस स्तर से ऊपर रोग उत्पन्न होने को कम करने के सिद्धांत पर आधारित हैं। वास्तव में रोग प्रबंधन फसलों के उत्पादन में नियंत्रण समायोजन की आवश्यकता का सुझाव देता है। वास्तव में हम बात करें, रोग प्रबंध जो होता है, डिजीज मैनेजमेंट, फसलों के उत्पादन में नियंत्रण समायोजन की आवश्यकता का सुझाव देता है। नियंत्रण समायोजन की आवश्यकता का क्या कह देता है, सुझाव देता है। अतः रोग नियंत्रण शब्द के स्थान पर रोग प्रबंधन शब्द का प्रयोग करना तर्कसंगत है। यहां पर वास्तव में रोग प्रबंधन फसलों के उत्पादन में नियंत्रण समायोजन की आवश्यकता का सुझाव देता है, और रोग नियंत्रण शब्द के स्थान पर रोग नियंत्रण शब्द के स्थान पर रोग प्रबंधन शब्द का प्रयोग करना क्या है, तर्कसंगत है। उसके बाद में सबसे पहले वेटजेल ने पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले मैं सबसे पहले बात करूं डिस्कर्स के बारे में, इराडिकेशन के, प्रोटेक्शन के बारे में, इमास्कुलेशन, एस्कुलेशन के बारे में। ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम किसी भी डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं तो सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज कैसे होती हैं कि सबसे पहले वेटजेल ने 1989 में पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 में। पहला भाग था बहिष्करण, एस्कुलेशन था, अनुमूलन था, प्रोटेक्शन था, और प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रतिरक्षण, इम्यूनिकेशन यानी कि प्रतिरक्षा, क्या करना है, प्रतिरक्षा में विभाजित किया है। लेकिन पादप रोग प्रबंधन में उन्नति एवं नए विकसित किए गए उपायों को स्थान देने के लिए इसमें 2 और सिद्धांत, कितने और सिद्धांत, इसमें 2 और सिद्धांत शामिल किए गए हैं। यानी कि हमें बात करें, सबसे पहले वेटजेल ने 1929 में पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। 4 भाग कौन से हैं, बहिष्करण है, एस्कुलेशन है, अनुमूलन है, इरेडिकेशन है, प्रोटेक्शन है, प्रतिरक्षण है में विभाजित किया गया। लेकिन पादप रोग प्रबंधन में उन्नति और नए विकसित किए गए उपायों को स्थान देने के लिए इनमें 2 सिद्धांत और दिए गए, परिवर्जन। तो हम पहले सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, परिवर्जन के बारे में। उसके बाद में दूसरा था उपचार, थेरेपी को अपना लिया गया। पहले 4 थे, उसके पहले 3 थे, परिवर्जन, और किसको अपना ले गया, एक थेरेपी को अपना ले गया। किसको अपना ले गया, थेरेपी को। तो प्लांट में डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में हम 6 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, परिवर्जन, बहिष्करण, अनुमूलन, बचाव, प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंट और थेरेपी। 6 हमारे 6 नंबर का कौन सा है, उपचार। यहां लिख देता हूं, वहां पे आगे हैं उपचार। तो निम्नलिखित 6 सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। कितने सिद्धांतों पर आधारित हैं, 6 सिद्धांतों पर आधारित हैं। और 6 सिद्धांतों पर आधारित कौन सा है, पहला है परिवर्जन। पहला कौन सा है, परिवर्जन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परिवर्जन के बारे में, उसके बाद में डिस्कस करेंगे बहिष्करण के बारे में, उसके बाद में डिस्कस करेंगे अनुमूलन के बारे में, उसके बाद में डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन के बारे में, उसके बाद में डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे थेरेपी के बारे में।
तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 6 सामान्य सिद्धांतों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम परिवर्जन क्या कहता है। डिजीज मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट की परिवर्जन वाला जो टॉपिक है वो क्या कहता है। परिवर्जन वाला जो टॉपिक है अवॉइडेंस, जिसको हम बोलेंगे अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत रोग प्रबंध के वह उपाय आते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत रोग प्रबंध के वह उपाय आते हैं जिनके द्वारा परपोषी पौधे को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाया जाता है। किसके संपर्क में आने से बचाया जाता है। रोगजनक के संपर्क में आने से बचाया जाता है। यानी कि परिवर्जन क्या कहता है। परिवर्जन यह कहता है इस सिद्धांत के अनुसार डिजीज मैनेजमेंट के वह उपाय आते हैं जिनके द्वारा परपोषी पौधे को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाया जाए। यानी कि आपको पता है कि ये कोई परपोषी प्लांट है और ये वायरस है, वायरस का कण है। अब इस वायरस को इस परपोषी प्लांट के संपर्क में आने से बचाया जाए। यानी कि ये जो मुख्य रूप से हम बात करें इसके बारे में, ये वायरस क्या है। पैथोजन, डिजीज काजिंग एजेंट है। ये जब डिजीज काजिंग एजेंट किसी परपोषी कोशिका पर आकर अटैक कर रहा है तो अटैक करने से पहले संपर्क कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, तो इस संपर्क से दूर किया जाए इनको। रोगजनक को संपर्क होने से, ये जो रोगजनक है ना, इस रोगजनक को संपर्क होने से बचाया जाए। यह परिवर्जन का सिद्धांत कहता है। कौन कहता है। यह परिवर्जन का सिद्धांत कहता है कि किसी भी रोगजनक को, पैथोजन को किसी भी परपोषिका के संपर्क में आने से पहले ही बचाया जाए। यह परिवर्जन कहता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र का जो चुनाव कर रहे हो आप, अब कैसे बचाया जाए सर इसको परिवर्जन के अनुसार। कौन सी, एक तो आप जिस ज्योग्राफिकल एरिया का चयन कर रहे हो, क्या उसमें वो डिजीज ज्यादा लगती है या उस क्षेत्र में वो डिजीज नहीं के बराबर है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल का जब आप चुनाव कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपने जिस ज्योग्राफिकल एरिया का चुनाव किया है उससे पता लगता है कि वो जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर वो डिजीज बहुत कम मात्रा में लगती है, तो जिससे परपोषी का संपर्क जो है वो टूट जाएगा। दूसरा है बुआई के समय का चुनाव, सोविंग टाइम जो है, सोविंग टाइम का चुनाव, किस्मों का चुनाव, वेराइटी, सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज जो हम बात करें, किस्मों का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज, सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज करना, ये सभी उपाय आते हैं। ये सभी क्या आते हैं, उपाय आते हैं। तो परिवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी परपोषी कोशिका के संपर्क में आने से पहले उसको बचाया जाए। अब बचाया कैसे जाए कि कोई भी जिस क्षेत्र में हम किसी भी फसल को लगा रहे हैं तो उसमें यह पता होना चाहिए कि वहां पर उस भौगोलिक क्षेत्र में वो ज्यादा रोग नहीं लगता है, वो ज्यादा वहां पर वो रोग बहुत कम मात्रा में। तो ज्योग्राफिकल एरिया का सिलेक्शन करते हैं, बुआई का समय चयनित करते हैं कि कौन सी समय में वो कौन सी बीमारी आती है। तो बुआई के समय का चुनाव भी इस पे डिपेंड करता है परिवर्जन पर। दूसरा, किस्मों का, वेराइटी का सिलेक्शन करना, ये सब परिवर्जन के अनुसार आता है। ये सब ऐसे मैनेजमेंट है जो क्या करते हैं, किसी रोगजनक को परपोषी कोशिका से संपर्क होने में बचाते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा अगला सिद्धांत है बहिष्करण। दूसरा कौन सा सिद्धांत है, बहिष्करण। और बहिष्करण क्या कहता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत वह उपाय आते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत वह उपाय आते हैं जिनके द्वारा किसी बाह्य रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश करने से या स्थापित होने से रोका जाता है। देखिए,
बहिष्करण का क्या अर्थ है? इस सिद्धांत के अंतर्गत वह उपाय आते हैं, कौन कौन से उपाय आते हैं? जिनके द्वारा किसी बाह्य रोग को, किसी भी बाह्य रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश करने या स्थापित होने से रोका जाए। नए क्षेत्र में प्रवेश होने से या स्थापित होने से रोका जाता है जहां ये रोग पहले से विद्यमान नहीं है, जहां ये रोग पहले से विद्यमान नहीं है। रोगजनक के बहिष्करण के उपायों में प्लांट क्वारंटाइन, बीज प्रमाणीकरण, फसल निरीक्षण, रोगजनक मुक्त रोगपूर्ण सामग्री, पैथोजन फ्री स्टॉक इत्यादि उपाय आते हैं। यानी कि आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि बहिष्करण में जिसके द्वारा किसी बाह्य रोग को नए क्षेत्र में स्थापित होने से रोका जाए। कोई भी, मान लीजिए आप ऐसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये कोई जगह है और इस नए क्षेत्र से, ये राजस्थान राज्य है और राजस्थान से यूपी, ये यूपी स्टेट है और इसमें राजस्थान राज्य में कोई ऐसी बीमारी है जो नहीं फैलती है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन यूपी में वो बार बार नुकसान पहुंचाती है। तो इस यूपी से राजस्थान में पादप सामग्रियों के द्वारा यूपी से राजस्थान में वो पैथोजन प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश करने से बहिष्करण का मतलब उसको रोका जाए। और किस तरीके से रोका जाए? या तो आपको प्लांट क्वारंटाइन, यदि आपको प्लांट क्वारंटाइन अपनाना चाहिए, कहने का मतलब यदि कोई भी पादप सामग्री किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे देश से लेके आ रहे हो तो उसकी संपूर्ण हमें जांच करनी चाहिए। फसल निरीक्षण करना चाहिए, बीज सीड सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकृत बीज होना चाहिए, सीड प्रमाणीकृत सीड होना चाहिए। बीज कैसा होना चाहिए? प्रमाण युक्त बीज होना चाहिए। उसके बाद में अगला है पादप संगरोध, प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन क्या कहता है कि नए क्षेत्रों में प्लांट क्वारंटाइन कंडीशन क्या होती है? नए क्षेत्रों में पादप नाशकों और रोगों को स्थापित होने में विलंब के लिए बहिष्करण या फैलाव निरोध के उद्देश्य से। देखो, प्लांट क्वारंटाइन क्या कहता है कि कोई भी नया क्षेत्र है, मान लीजिए ये राजस्थान राज्य हैं और मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों में बहुत इंपॉर्टेंट रोग लगता है। अब वो एमपी से राजस्थान में लेकर आ रहे हो आप किसी पादप सामग्रियों के माध्यम से, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट क्वारंटाइन का मतलब इन सामग्रियों को पहले ही जांच किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनको रोका जाए। तो ये जो स्थिति होती है उसे हम पादप संगरोध कहते हैं, प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं। पादप संगरोध के महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1914 में भारत सरकार के द्वारा विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, यानी कि एक पादप संगरोध के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक अधिनियम पेश किया, अधिनियम लेकर आए। और उस अधिनियम का क्या नाम था? 1914 में भारत सरकार के द्वारा विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, डीआईपी एक्ट, डीआईपीए एक्ट लाया गया और पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत भारत में विदेशों से तथा देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में, विदेशों से हम बात करें, विदेशों से हम बात करें, देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न पादप सामग्रियों के आयात को, राज्य के विभिन्न पादप और पादप सामग्री के आयात को प्रतिबंध किया गया। क्या किया गया? प्रतिबंध किया गया। यानी कि यहां पे पारित किया गया इस अधिनियम के तहत भारत में विदेशों से तथा देश के अंदर से, राज्य से दूसरे राज्य में पादप सामग्रियों के आयात पर क्या किया गया? प्रतिबंध किया गया। आयात पर क्या किया गया? प्रतिबंध किया गया। और प्रतिबंध किया जाता है ताकि संभावित हानिकारक विदेशी कीट जो होते हैं,
जो भी संभावित हानिकारक विदेशी कीट होते हैं उनको, रोग जनकों को, नाशक जीवों को भारत में प्रवेश करने से एवं आंतरिक फैलाव के विरुद्ध उपयुक्त उपायों को अपनाकर भविष्य में संकट से बचा जा सके। उपयुक्त उपायों को अपनाकर भविष्य में जो संकट आता है उनसे क्या किया जाए, बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गन्ने को फिजी, ऑस्ट्रेलिया के फिलीपींस इत्यादि देशों से मंगवाने पर प्रतिबंध है। यानी कि कहने का मतलब प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया था, यानी कि नाशक कीट अधिनियम आया था 1914 के अंदर। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि एक देश के अंदर से राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न पादप और सामग्रियों के आयात में प्रतिबंध किया जाता है ताकि संभावित हानिकारक विदेशी कीट, रोगजनकों और अन्य नाशक जीवों के भारत में प्रवेश करने और आंतरिक फैलाव के विरुद्ध उपयुक्त उपायों को अपनाकर भविष्य में संकट से बचाया जा सके। भविष्य में क्या कर सके, संकट से बचाया जा सके। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गन्ने को फिजी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इत्यादि देशों में मंगवाने पर प्रतिबंध है। देशों से मंगवाने पर क्या है, प्रतिबंध है। इसी प्रकार गेलूरी पादप संगरोध प्लांट डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन के तहत आलू के कंदों को, आलू के मस्सा रोग जो हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन के अनुसार क्या क्या है, जैसे आलू के कंदों को, आलू में मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो के डर से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से, तो याद रखना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल है, वहां से जो आलू के कंद जो होते हैं उनको दूसरे दार्जिलिंग से पश्चिम बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक जिला है दार्जिलिंग, वहां से दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वहां पे एक नई डिजीज है जिसको हम वाट डिजीज ऑफ पोटैटो कहते हैं। अब वाट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है, आलू के कंदों में मस्सा रोग जो है, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो के डर से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से हम वहां से नहीं ला सकते। नहीं लाने का मतलब है ये। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखो डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन का, दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देखो, आलू में श्रवणीय सूत्रकृमि गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो, गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो, तो गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो के डर से हम बात कर रहे हैं कि इसके डर से आलू के कंदों को नीलीगिरी, यानी आपको पता है डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन का मतलब होता है कि आप किसी भी प्लांट सामग्री को, प्लांट जो भी पादप सामग्री हैं उनको किसी एक देश से किसी दूसरे देश में या किसी एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में, या हम किसी रोग के बारे में बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के अंदर एक मस्सा रोग देखा गया, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, तो उसके जो पोटैटो के जो ट्यूबर हैं उसको उस जिले से, उस राज्य से किसी दूसरे राज्य में लाने में प्रतिबंध किया गया है। ये डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन का सिद्धांत है। इसके तहत ये कहते हैं कि कोई भी प्लांट सामग्री आप लेते हो, किसी भी विदेशी कीट को आप यहां दूसरे देश में लाते हो या अपने देश में, तो ये अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा, डेस्ट्रक्टिव इंसेक्टिव पेस्ट एक्ट 1914 के अंतर्गत ये पेस्ट लाया गया, डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन लाया गया, जिससे प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा एग्जाम्पल में बात करूं कि यहां पे देखा गया गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो के डर से आलू के जो ट्यूबर फॉर्मेशन होती है उसमें नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पड़ती हैं और यहां से अन्य राज्यों में लाने जाने पर प्रतिबंध है क्योंकि यहां पर एक डिजीज देखी गई गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो। अब गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो हम बात करें, एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर विशेष एरिया में वो डिजीज का आक्रमण है, नॉर्मल से उग्र रूप ले रहा है, वो एंडेमिक डिजीज होती है। तो ये गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो डिजीज तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में देखा गया और इसके अलावा किसी अन्य दूसरे स्टेट में जहां पोटैटो प्रोडक्शन होता है वहां पर नहीं देखा गया। तो ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन ये कहता है
कि आप इस रोग की वजह से आलू के ट्यूबर फॉर्मेशन को यहां से इस तमिलनाडु से किसी दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते जब तक उसकी जांच या पड़ताल नहीं हो सके। ये प्लांट क्वारंटाइन के सिद्धांत कहते हैं। तो ये दो मैंने आपको सुनहरे अच्छे एग्जाम्पल बताए कि डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन किस तरीके से कार्य करता है, वो एक्ट किस तरीके से कार्य करता है। या तो किसी एक देश से दूसरे देश में कोई इंसेक्ट लेके जा रहे हैं, कोई कीट लेके जा रहे हैं, उसके हमें जांच परीक्षण करके उसके पूरा प्लांट क्वारंटाइन करके जांच करके बाद में ले जाना चाहिए। दूसरा, किसी डिजीज के जो पादप रोग सामग्रियां हैं, जो प्लांट सामग्रियां हैं, उनके बारे में भी हमारे को भारत सरकार के द्वारा एक्ट के द्वारा प्लांट क्वारंटाइन देखा गया। जैसे आपने देखा होगा क्वारंटाइन शब्द कोरोना काल में बहुत देखा गया था कि क्वारंटाइन कर दिया, यानी कि उस रोग को फैलने से बचाने के लिए, संक्रमण रेट को कम करने के लिए उस जो परपोसी सेल्स होती है या परपोसी जो होता है उसको एक जगह रख दिया जाता है, एक ही जगह पर, जहां पर कोई दूसरा परपोसी उसके संपर्क में नहीं आए, उस कंडीशन को क्वारंटाइन कहते हैं। उसके बाद में ये एग्जाम्पल मैंने डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन का बता दिया है। दूसरा एग्जाम्पल बंसी टॉप ऑफ बनाना, एक रोग होता है बनाना के अंदर, वायरल डिजीज है। ये केले के पौधे के सभी भागों पर, जैसे हम बात करें कहां पर ये सबसे ज्यादा फैलता है, असम, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य सभी राज्यों में ले जाना वर्जित है। आपको पता है जहां पर बनाना का प्रोडक्शन ज्यादा है भारत में और एक डिजीज देखी गई पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वहां पे राज्य में देखा गया तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना गैरकानूनी है, ताकि ये रोग जहां पहले से अनुपस्थित है वहां जाकर तबाही ना बचा दे। तो वहां दूसरी जगह ले जाना क्या है, गैरकानूनी है। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन के तहत आती हैं। डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन ये समझाता है कि इस तरीके से आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताएं। तो प्लांट क्वारंटाइन का मतलब होता है किसी दूसरे जगह पर जाकर उसमें संक्रमण को फैलाने से रोका जाना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल के अन्य सभी राज्यों में ले जाना वर्जित है, ताकि ये रोग जहां पहले से अनुपस्थित है वहां जाकर तबाही ना मचा दे। उसके बाद में तीसरा प्रिंसिपल आता है अनुमूलन। तीसरा प्रिंसिपल क्या आता है, अनुमूलन। इरेडिकेशन क्या कहता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत वह उपाय आते हैं जिनके द्वारा किसी क्षेत्र में, इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से उपाय आते हैं, जिनके द्वारा किसी क्षेत्र में रोगजनक के स्थापित होने जाने के बाद, यानी कि जिनके द्वारा किसी क्षेत्र में रोगजनक के स्थापित हो जाने के बाद उसको उस क्षेत्र से हटाया जाता है, उस क्षेत्र से उसे क्या किया जाता है, हटाया जाता है। जैसे कर्षण विधियों के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा, जैविक विधियों के द्वारा और रासायनिक विधियों के द्वारा। तो अनुमूलन क्या कहता है, अनुमूलन यह कहता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत वह उपाय आते हैं जिनके द्वारा किसी क्षेत्र में रोगजनक के स्थापित होने के बाद उसको उस क्षेत्र से हटाया जाता है, उसको उस क्षेत्र से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। जैसे कर्षण विधियां, भौतिक विधियां, जैविक विधियां और रासायनिक विधियों के द्वारा। उसके बाद में प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, प्रोटेक्शन के बारे में। रक्षण बचाव क्या आता है, पौधों को संक्रमित या रोगग्रस्त होने से पहले ही बचाने की क्रिया को प्रोटेक्शन क्या कहते हैं, पौधों को संक्रमित या रोगग्रस्त होने से पहले बचाने के उपाय करना। क्या करना, उपाय करना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे हमें यह देखना चाहिए कि पौधे को संक्रमित या रोगग्रस्त होने से पहले ही बचाने के उपाय करना बचाव कहलाता है, प्रोटेक्शन कहलाता है। जैसे बीजों को उपचारित करना, रासायनिक छिड़काव या बुरखाव करना, वातावरणीय बदलाव के द्वारा जैसे बुआई व कटाई के समय में बदलाव करना, पौधों के घरों में पर्यावरण बदलाव इत्यादि।
तो ये आपको सारी स्थिति समझ में आ रही होगी कि प्रोटेक्शन, पौधों को संक्रमित या रोगग्रस्त होने से पहले बचाने के उपाय करना, जैसे बीजों को उपचारित करना। किसको उपचारित करना? बीजों को। बीजों को उपचारित करना, रासायनिक छिड़काव करना, वातावरणीय बदलाव के द्वारा जैसे बुआई कटाई के समय में बदलाव करना, पौधग्रोह के पर्यावरणीय बदलाव, उसके बाद में आगे हम बात करें प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंट। पौधों में रोग के संक्रमण और विकास के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना, यानी कि हमें बात करना चाहिए पौधों में रोग संक्रमण और विकास के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रतिरोधकता कहलाती है। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंट क्या होता है। रेसिस्टेंट के बारे में हम बात करें, 5वें नंबर का प्रिंसिपल यह कहता है कि रेसिस्टेंट क्या है? पौधों में रोग संक्रमण और विकास के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न करना, यानी कि कोई रोग उत्पन्न हो गया, ये कोई रोग उत्पन्न हो गया और संक्रमण और विकास के विरुद्ध, इनके विकास के विरुद्ध इसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। इसके अंतर्गत परपोषी पौधों में डंठ बनाकर उसमें ऐसे गुण उत्पन्न किए जाते हैं, परपोषी पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, और परपोषी पौधे को मजबूत बनाकर उसमें ऐसे गुण उत्पन्न किए जाते हैं जिससे वह स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा अपनी रक्षा कर सके, अपने प्रयासों के द्वारा अपनी क्या कर सके? रक्षा कर सके। क्या कर सके? रक्षा कर सके। पौधों में संकरण, चयन करना, उत्परिवर्तन या आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रजातियों का विकसित करना जिसमें पादप एक या एक से अधिक रोगजनकों के प्रतिरोधी हो। अस्थायी प्रतिरोधकता रसायन चिकित्सा, कीमोथेरेपी या न्यूट्रिशन के द्वारा विकसित किया जा सकता है। यानी कि प्रतिरोधकता के बारे में बात करें, प्रतिरोधकता रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो पौधों में रोग के संक्रमण और विकास के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना, क्या उत्पन्न करना? प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रतिरोधकता कहलाती है। इसके अंतर्गत परपोषी पौधे को मजबूत बनाकर उसमें ऐसे गुण उत्पन्न करना जिससे वह स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा अपनी रक्षा कर सके, स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा अपनी क्या कर सके? अपनी रक्षा कर सके। चयन, पौधों में संकरण कराकर, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करके, सिलेक्शन करके, म्यूटेशन करके, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा प्रजातियों को विकसित करना। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा प्रजातियों को क्या करना? विकसित करना, जिसमें पादप एक या एक से अधिक रोगजनकों के प्रतिरोधी हो, एक से अधिक रोगजनकों को क्या हो? प्रतिरोधी हो। अस्थायी प्रतिरोधकता रसायन चिकित्सा, न्यूट्रिशन के द्वारा विकसित की जा सकती हैं। उसके बाद में अगला है, लास्ट का उपचार है थेरेपी। लास्ट का क्या है? थेरेपी, यानी कि उपचार। रोगी पौधों का इलाज करना। क्या करना? रोगी पौधों का इलाज करना, रोग की तीव्रता को कम करना उपचार कहलाता है। यानी कि रोगी पौधे का क्या करना? इलाज करना। रोगी पौधों का इलाज करना, रोग की तीव्रता को कम करना।
रोग की तीव्रता को कम करना, रोगी पौधे का इलाज, रसायन चिकित्सा, कीमोथेरेपी, उष्मा थेरेपी, काट छाट प्रूनिंग और शल्य चिकित्सा सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं पादप रोगों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, पादप जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करने होंगे कि पादप रोगों का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो इस क्लास में हमने एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हम इस क्लास के अंदर। इस क्लास में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हमने जो डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, हमने इस क्लास में ये पढ़ने की कोशिश की है कि पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों में जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में विभिन्न रोगजनकों के द्वारा जो उत्पन्न रोग होता है उसके हम कौन कौन से सिद्धांत अपनाते हैं, और उन सिद्धांतों के अनुसार हम बात करने वाले हैं कि इसमें इनुकुलम की संख्या को कम करना, होने वाले नुकसानों को कम करना और सभी रोकथाम के उपायों को रोग नियंत्रण उपाय करना डिजीज कंट्रोल मेजर के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता है। यानी कि मेजरमेंट मैनेजमेंट अलग चीज होती है, कंट्रोल अलग चीज होती हैं। उसके बाद में फिर हमने ये नियंत्रण कंट्रोल शब्द के बारे में बात की, दूसरे शब्दों में मैनेजमेंट शब्द का हमने बात की। उसके बाद में हमने बात की सिद्धांत के आधार पर रोग प्रबंधन मैंने बात की। फिर इसके अंतर्गत रोग नियंत्रण शब्द के स्थान पर रोग प्रबंधन शब्द का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है, तर्क संगत माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि आप बार बार रोग मैनेजमेंट की जगह रोग नियंत्रण का हम कर सकते हैं। सबसे पहले वेहेटजेल 1929 में पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा। पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। पहला बताया बहिष्करण, दूसरा अनुमूलन, तीसरा बचाव, चौथा प्रतिरक्षण में विभाजित किया गया। लेकिन उसके नए विकसित किए गए उपायों में स्थान के लिए इसमें 2 और सिद्धांतों को जोड़ दिया गया, परिवर्जन और थेरेपी। तो इस तरीके से 6 प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। कितने प्रिंसिपल, 6। एक तो परिवर्जन पढ़ते हैं, एक बहिष्करण पढ़ते हैं, एक अनुमूलन पढ़ते हैं, एक बचाव पढ़ते हैं, एक प्रतिरोधकता पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में मैंने एक एक के बारे में आपको बताया। परिवर्जन अवॉइडेंस क्या होते हैं, किस तरीके से किसी को संपर्क में, रोगजनक को संपर्क में आने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसमें मैंने बताया ज्योग्राफिकल एरिया का चुनाव इस तरीके से करो, खेत का चुनाव इस तरीके से करो, बुआई का समय का चुनाव इस तरीके से करो, किस्मों का चुनाव इस तरीके से करो। उसके बाद में दूसरा प्रिंसिपल मैंने बताया बहिष्करण। दूसरा प्रिंसिपल मैंने क्या बताया, बहिष्करण बताया। और बहिष्करण में इस सिद्धांत के अंतर्गत वह उपाय बताएं कौन कौन से, जिसमें बाह्य रोगों को नए क्षेत्र में प्रवेश करने या स्थापित होने से क्या कर सके, रोका जा सके। उसके बाद में मैंने आपको बताया रोगजनक के बहिष्करण के उपायों में पादप संग्रह, प्लांट क्वारंटाइन, बीज प्रमाणीकरण, फसल निरीक्षण, रोगजनक मुक्त रोपण सामग्री, पैथोजन फ्री स्टॉक्स इत्यादि उपाय आते हैं। इत्यादि क्या आते हैं, उपाय आते हैं। पादप संगरोध प्लांट क्वारंटाइन क्या है, प्लांट क्वारंटाइन का मतलब है नए क्षेत्रों में पादप नाशक जीवों को, रोगों को स्थापित होने में विलंब होने के लिए बहिष्करण, फैलाव और निरोध के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आगमन पर कानूनी प्रतिबंध पादप संगरोध कहलाता है। इसके बाद में पादप संगरोध के महत्व को ध्यान में रखते हुए 1914 में भारत सरकार के द्वारा विनाशी नाशी अधिनियम, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्टिव पेस्ट एक्ट लाया गया, पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में विदेशों तथा देश के अंदर दूसरे राज्यों में पादप सामग्री के आयात पर क्या किया गया, प्रतिबंध किया गया। और ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, सारे एग्जाम्पल आलू के कंदों में मस्सा रोग जो है वो मैंने बताए कि डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन किस तरीके से कार्य करता है, डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन किस तरीके से कार्य करता है, गोल्डन नेमेटोड पोटैटो। उसके बाद में मैंने आपको बताया अनुमूलन के बारे में बताया, अनुमूलन के साथ साथ में रक्षण और बचाव के बारे में बताया, प्रोटेक्शन के बारे में बताया। और उसके साथ साथ मैंने आपको किसके बारे में बताया, प्रतिरोधकता रेसिस्टेंट के बारे में बताया।
और इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट का जो है वो थेरेपी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? थेरेपी, उपचार के बारे में बताया। यानी कि थेरेपी रोगी पौधों का इलाज करना, रोग की तीव्रता को कम करना, थेरेपी कहलाता है। और अगली क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर रोगों के कारकों के आधार पर, रोग कारकों के आधार पर डिजीज का अलग अलग क्या किया गया है? डिजीज का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है कि रोग आधार पर रोगों का वर्गीकरण, जैसे कि मैं बात करूं रोग डिजीज काजिंग एजेंट के हिसाब से जीवित रोग कारकों के द्वारा, मध्य जीवित और अजीवित रोग कारकों के द्वारा, जीवित के द्वारा, मध्य जीवित के द्वारा और अजीवित कारकों के द्वारा मीजोबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट हैं। इन सभी के बारे में कल वाली क्लास में, फिर इसके बाद में दूसरा है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम बात करेंगे, यानी कि क्षेत्र, उग्रता और घटना के आधार पर स्पोरेडिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, इन डिजीज को हम बात करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से डिजीज का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।